नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज में आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय का मॉडल पेपर। यदि आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है 12, 16 और 20 का HCF है। विकल्प दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। HCF जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए हमें 12, 16 और 20 का गुणनखंड निकालना होगा। जब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो आता है 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 के गुणनखंड निकालने पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 20 का गुणनखंड निकालने पर 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर होगा उसे हम निकाल लेंगे। जैसे ये 2 तीनों में कॉमन है और ये 2 भी तीनों में कॉमन है, तो 2 गुणा 2 बराबर 4 हो जाएगा। 4 हमारा HCF या महत्तम समापवर्तक हो गया है। विकल्प में जो डी वाला विकल्प है उस पर 4 दिया गया है और डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, रैखिक बहुपद की घात होती है 0, 2, -1 या 1। रैखिक बहुपद को समझते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें रैखिक बहुपद कहा जाता है। परिभाषा से ही स्पष्ट है कि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। रैखिक बहुपद बहुपदों का सबसे सरल रूप होता है। रैखिक बहुपद में एक चर में अधिकतम 2 पद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x - 3, 3x + 5। इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 हमारा सही उत्तर होता है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। यहाँ पर 2 समीकरण निकाय दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा समीकरण का अद्वितीय हल होगा, किस कंडीशन में समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो जरा इसको थोड़ा समझते हैं हम कि किसी समीकरण निकाय में अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है। अद्वितीय होने की शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये किसी समीकरण के अद्वितीय हल होने की शर्त है। जबकि दूसरा यदि हम देखें तो ये किसी समीकरण के अनंत हल होने की शर्त है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। और जो तीसरा दिया गया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये इसका हो जाएगा कि कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अभी यहाँ पर इस प्रश्न में आपको अद्वितीय हल के बारे में पूछा गया है, तो अद्वितीय हल होने की शर्त हो जाएगा सही उत्तर ए। चौथा प्रश्न दिया गया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। a बराबर नहीं है 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। समीकरण में a बराबर है 0 के में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि b का वर्ग -4ac बराबर 0 होगा तो। पांचवा प्रश्न दिया गया है, AP -3 (1/2) 2 का 11वां पद होगा। समांतर श्रेणी दी गई है।
जिसमें 3 पद दिए गए हैं और 11वां पद हमें जानना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम पद दिया गया है जिसको a कहा जाता है। a बराबर है आपका -3। समांतर d, सर्वांतर यानी कि d निकालेंगे हम। दूसरा पद माइनस पहला पद। जब हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो हमारा सर्वांतर आ जाता है। सर्वांतर हम पहले निकाल लेंगे ताकि हम बाद में जो सूत्र लगाएंगे उसमें इसका मान रख सके। तो चलिए इसको निकालते हैं। -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -1 का -1 प्लस 2 तिया 6/2। ऋण ऋण धन माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो 5/2 आपका सर्वांतर निकल जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं समांतर श्रेणी का, जो होता है an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d। an हमें निकालना है, n यहाँ पर हमें निकालना है 11वां पद है तो n का मान 11 हो जाएगा। a का मान है ऋण 3 धन n का मान है 11 ऋण 1 गुणा d का मान जो अभी हमने निकाला 5/2। ऋण 3, 11 में से 1 गया तो 10 हो जाएगा गुणा 5/2। 2 5 10 से ये कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा ऋण 3 धन 25। धन ऋण ऋण हो जाएंगे, 25 में से 3 गया तो 22। 22 आपका 11वां पद आ जाएगा। यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में 22 दिया गया है, इस प्रकार बी वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, बिंदु P ऋण 7 और Q ऋण 2 ऋण 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लेते हैं A एक बिंदु है, A x1 y1 मान लेते हैं। दूसरा बिंदु B, इसे x2 और y2 मान लेते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है करणी x1 ऋण x2 का वर्ग धन y1 और y2 का। जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो x1 की जगह हो जाएगा -7 और x2 की जगह हो जाएगा -2 का वर्ग धन y1 की जगह हो जाएगा 7 और y2 की जगह हो जाएगा -3 का वर्ग। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, +7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का वर्ग। ऋण 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 और धन ऋण हो जाएंगे, ऋण का 5 का वर्ग और इधर आ जाएगा हमारे 7 3 10 का वर्ग। यहाँ पर -5 का वर्ग जब निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, धन इधर आ जाएगा 10 का वर्ग 100 करणी 125
25 धन 100 बराबर 125 हो जाएंगे। 125 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 करनी 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 5 करनी 5 ए वाले में दिया गया है। ए 5 करनी 5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 करनी 5 होगी। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पहले में दिया गया है द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहां ए बराबर नहीं 0 के लिए विविक्तिकर डी का मान होगा। विविक्तिकर डी निकालने का सूत्र होता है बी का वर्ग ऋण 4 AC। दूसरा दिया गया है समांतर श्रेणी AP के प्रथम पद n पदों का योग S बराबर, इसका सूत्र होता है S बराबर n/2 कोष्ठक में 2a धन n ऋण 1 गुणा d। सूत्र आप दोनों नोट कर लीजिएगा। तीसरा दिया है सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समरूप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी वृत्त को बड़ा या छोटा करके दूसरा वृत्त बनाया जा सकता है। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ये वृत्त है और इसमें हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी और यहाँ पर जो बिंदु होगा उसे उभयनिष्ठ बिंदु हम मान लेते हैं P कहते हैं, तो इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। अगला है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। छठा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। इसको सॉल्व करते हैं। ये वृत्त है, इसका केंद्र O, यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा खींची है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगा ये अपना P मान लेते हैं इसे, और यहाँ पर ये खींची गई त्रिज्या। तो किसी वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होगी। लंबवत से तात्पर्य है कि 90 डिग्री का ये कोण बनाती है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2πr², 2πr का वर्ग, ये रहा हमारा E। दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तीसरा है वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुणा πr का वर्ग। चौथा है कोट ए का मान होता है 1/10a। अगला है कोसेक वर्ग A, 1 धन कोट वर्ग A। साइन 0 डिग्री को मिलाएंगे 0 से। प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य लिखना है। पहले में एक समीकरण दिया गया है, समीकरण x ऋण 2 का वर्ग धन 1 बराबर 2x
ऋण 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस समीकरण में महत्तम घात 2 होना चाहिए, तो ये एक द्विघात समीकरण, ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि यह समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, जबकि ये समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है। तो पहला हमारा हो जाएगा असत्य। दूसरा दिया गया है AP 3/2 1/2 ऋण 1/2 ऋण 3/2 का सार्वंतर -2 या ऋण 2 है क्या? तो जब भी हम समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालते हैं तो उसके लिए हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। यहाँ पर दूसरा पद है 1/2, जिसमें से हम पहले पद यानी 3/2 को घटा देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। नमस्ते। 2 का 2 हो जाएगा, एक में से 3 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा ऋण 2/2, काटेंगे तो ऋण 1 उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ऋण 1, जबकि प्रश्न में कहा गया है कि इसका सार्वंतर ऋण 2 है, तो ये कथन भी असत्य हो जाएगा क्योंकि सार्वंतर -1 निकला है, ना कि -2। तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कथन भी असत्य हो जाएगा क्योंकि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा यदि हम देखें तो इसमें 2 भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। हालांकि सभी समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण का माप समान नहीं होता, इसलिए सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। ये असत्य कथन हो जाएगा। तीसरा दिया गया है बिंदुओं A 3 ऋण 1 और B 6 4 का मध्य बिंदु 9 और 3 है क्या? मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 धन x2 बटे 2 y1 धन y2 बटे 2। यहाँ पे जब हम मान रखते हैं तो x1 की जगह 3 और x2 का मान होगा 6। ये हमने इस बिंदुओं में से लिया है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में किया था, जब हमने बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली थी। तो मान उसी के प्रकार से हम रखेंगे और बट्टे में आएगा 2। यहाँ पर y1 का मान है -1, y2 का मान है 4/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 3/2। जबकि प्रश्न में 9 और 3 कहा गया है, तो नहीं, ये उत्तर असत्य हो जाएगा। बिंदुओं A और B के मध्य का बिंदु 9 3 नहीं है, असत्य है। अगला है किसी घटना E के लिए PE बराबर 1 ऋण P गुणा E दिया गया है। ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा। छठा है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन माध्य, ये कथन सत्य होगा। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया है कोण कोण ए समरूपता कसौटी क्या होती है? कोण दिए गए हैं त्रिभुज, 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी पे के मुताबिक अगर 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी कि त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कसौटी है कोण कोण इनके बराबर होने चाहिए, संगत कोण इनके बराबर होने चाहिए। अगला दिया गया है बिंदु P x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी लिखिए। दूरी निकालने का सूत्र अभी हमने देखा था
फिर से आप लिख लीजिएगा। दूरी निकालने का सूत्र है x1 x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। ये बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। तीसरा है दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। दृष्टि रेखा जिसे लाइन ऑफ साइट LOS कहा जाता है, ये रेखा किसी पर्यवेक्षक यानी जो देख रहा है वो, और उसका लक्ष्य जिस वस्तु को वो देख रहा है उसके बीच की एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। यह रेखा एक सीधी रेखा होती है जिसके जरिए पर्यवेक्षक को किसी वस्तु को बिना किसी बाधा के देखा जा सकता है। इसे दृष्टि रेखा, दृष्टि अक्ष भी कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं। चौथा है वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अगला प्रश्न है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत हो सकती है, अनंत। प्रश्न क्रमांक 7वां है अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। अवनमन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण होता है। जब कोई पर्यवेक्षक किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। आप लिख सकते हैं जब कोई पर्यवेक्षक किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है, या क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर नोट कर लीजिएगा और इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आप गणित के संबंध में और भी प्रश्न देखना चाहते हैं या वन लाइनर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप खोज लीजिएगा। उसमें केवल गणित ही नहीं अपितु सारे विषय के वन लाइनर अपलोड किए जा चुके हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।